हेलो गाइस, आई एम सी सत्यरंजन स्वाई। आज आपका कैपिटल गेन चैप्टर रिवाइज करेंगे। ये सबसे फेवरेट चैप्टर होता है इंटरमीडिएट स्टूडेंट का। तो चलो शुरू करते हैं इसको रिवीजन लेक्चर। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो चलो शुरू करते हैं रिवीजन लेक्चर ऑफ कैपिटल गेन। पहले ये कब लगेगा? यदि कोई भी हम कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ पे कैपिटल गेन लगता है, या कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे कैपिटल गेन लगता है। ये बताया है कि बेसिक चार्जेबिलिटी। तो एनी प्रॉफिट और गेन एराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, तो वहाँ पे जो भी इनकम होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। और डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में ट्रांसफर टू प्लेस। तो जिस साल में हमारा जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है उस साल का इनकम हम मानेंगे। उसके बाद यह है कि कुछ प्रॉफिट एंड गेन एराइजिंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शुड बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर में टैक्सेबल होगा एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको लेंगे। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी दिया है, वहाँ पे कौन सा ईयर में टैक्सेबल होगा और कितना उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे वो देखेंगे। पहले जो भी हमारा मनी और एसेट रिसीव्ड अंडर एन इंश्योरेंस फ्रॉम एन इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लड, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वल्यूशन ऑफ नेचर और रियर सिविल डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंटल फायर, एक्सप्लोजन, एक्शन बाय एन एनिमी और एक्शन टेकन बाय कॉम्बैटिंग एन एनिमी। तो जो भी हमको मनी रिसीव करते हैं किससे? इंश्योरेंस कंपनी से, फॉर द डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर एसेट, फॉर द साइक्लोन और सिविल वार और एनिमी से जो भी के लिए जो भी अमाउंट रिसीव करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो किस साल में टैक्सेबल होगा? इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच मनी एसेट इज रिसीव। तो जो भी हम मनी और अदर एसेट रिसीव करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से जिस साल में, उस साल में वो टैक्सेबल होगा। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लगे? जो भी वैल्यू ऑफ मनी और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अदर एसेट रिसीव, जो भी हम मनी रिसीव किए और एफएमबी ऑफ दी जो भी अदर एसेट रिसीव किए उसका एफएमबी लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन बाय ओनर ऑफ ए कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम। तो यदि कोई भी कन्वर्जन ऑफ एसेट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जब कन्वर्जन करते हैं कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो जब प्रीवियस ईयर इन व्हिच दी स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड, उस साल में हम टैक्स चार्जेबल होगा। तो जिस साल में हमारा जो स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड होगा उस साल में ये टैक्सेबल होगा। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेंगे? जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट, तो जो भी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय ए पर्सन टू द फार्म और अदर एसोसिएशन एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बिकम ए पार्टनर और मेंबर बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जब कोई भी मेंबर या पार्टनर कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए कोई भी एसेट देता है किसको? फार्म या एसोसिएशन पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो वहाँ पे किस साल में ये टैक्सेबल होगा? जिस साल में प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच ट्रांसफर टेक्स प्लेस, जिस साल में वो ट्रांसफर टेक्स प्लेस होता है उस साल में ये चार्जेबल होगा। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेंगे? जो भी अमाउंट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ दी फार्म और एओपी और बीओआई, जो भी अमाउंट रिकॉर्डेड होता है, जो भी फार्म, बीओआई, एओपी के बुक में जो जितना भी अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है उतना अमाउंट हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। उसके बाद द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फार्म, एओपी और बीओआई। जब कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फार्म, एओपी और बीओआई, और फार्म जो भी डिसोल्यूशन में जो एसेट ट्रांसफर होता है, तो तब इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच ट्रांसफर टेक्स प्लेस, तो टैक्सेबल कब होगा? जिस साल में वो ट्रांसफर टेक्स प्लेस हुआ है। और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ सच ट्रांसफर इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। उसके बाद ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, ट्रांसफर द कंसिडरेशन फॉर व्हिच डिटरमाइन और अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब कोई भी एसेट कंपल्सरी एक्विजिशन करता है गवर्नमेंट, तो वहाँ पे टैक्सेबल कौन सा ईयर में होगा? जिस साल में प्रीवियस ईयर इन व्हिच द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ देयर ऑफ इज फास्ट रिसीव। तो जिस साल में कंसिडरेशन और पार्ट देयर ऑफ इज फास्ट रिसीव, जिस साल में रिसीव होता है फास्ट, उस साल में टैक्सेबल होगा। एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेंगे? जो भी कॉम्पेंसेशन और कंसिडरेशन डिटरमाइन और अप्रूव्ड बाय द इन द फर्स्ट इंस्टेंस, जो भी कॉम्पेंसेशन और कंसिडरेशन जो भी रिसीव किया है फर्स्ट इंस्टेंस में उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। But if the compensation or consideration is further enhanced by the court or tribunal or any other authority, the enhanced amount will be deemed to be the income.
However, any amount of compensation received in pursuance of an interim audit of a court, interim order of an court or tribunal or any other authority shall be deemed to be the income chargeable under the head of capital gain in the previous year in which the final order of such court or tribunal other authority be made. But in case of enhanced compensation रिसीव करता है एसएससी, तो वहाँ पे उसको भी इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। यदि कोई भी एसएससी एनहांस कॉम्पेंसेशन रिसीव करता है ड्यू टू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, तो वो भी इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। यदि इंटरिम ऑर्डर के वजह से कोई भी एनहांस कॉम्पेंसेशन रिसीव करता है तो वो टैक्सेबल होगा इन द ईयर फाइनल ऑर्डर इज कम्स। तो जिस साल में फाइनल ऑर्डर टेक्स प्लेस होगा तो उस साल में इंटरिम ऑर्डर की वजह से जो भी कॉम्पेंसेशन रिसीव करता है वो टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल कौन सा ईयर में होगा? जो प्रीवियस ईयर इन व्हिच द अमाउंट रिसीव्ड बाय द एसएससी। तो जिस साल में अमाउंट रिसीव होगा जो एनहांस कॉम्पेंसेशन उस साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना लेंगे? जो भी अमाउंट बाय व्हिच द कॉम्पेंसेशन और कंसीडरेशन इज एनहांस और फर्दर एनहांस और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी नील। तो अमाउंट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना लेगा? जो भी कॉम्पेंसेशन और एनहांस कॉम्पेंसेशन रिसीव किए हैं, बट उसका जो एनहांस कॉम्पेंसेशन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील लेंगे। ओनली लीगल एक्सपेंसेस जो लिए हैं वो लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन से लेस करेंगे, और जो इंप्रूवमेंट भी नील लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ बाय एन इंडिविजुअल HUF who enters into a specified agreement for development of a project provided he does not transfer his share of the project on or before the date of issuance of completion certificate। जब कोई भी एसेट ट्रांसफर होता है ड्यू टू जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के लिए, जो हाउस के लिए जो भी एग्रीमेंट होता है, जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, वहाँ पे हम किस साल में टैक्सेबल होगा? वो इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर द होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जिस साल में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आता है बाय द अथॉरिटी इशू करता है उस साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा। और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना लेंगे? जो भी स्टैंड ड्यूटी वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द प्रोजेक्ट being land or building or the on the date of issuance of certificate of completion plus the consideration received in cash if any। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना लेंगे? जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया था प्लस जो भी कॉम्पेंसेशन रिसीव किए थे इन कैश, तो उसको ऐड करेंगे, बोथ जितना होगा उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मानेंगे। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन देखेंगे। कैपिटल एसेट किसको बोलते हैं? कैपिटल एसेट मीन्स एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड टू हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो जो भी प्रॉपर्टी एसएससी रखता है वेदर और नॉट कनेक्टेड इज बिजनेस और प्रोफेशन, एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसएससी वेदर रिलेटेड टू पीजीबीपी और नॉट, उसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। और एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज। तो जो भी सिक्योरिटीज होल्ड किए हैं कौन? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII, तो उसको हम कैपिटल एसेट बोलेंगे। तो कुछ एक्सक्लूजन है कैपिटल एसेट में, कुछ एक्सक्लूजन जो कि कैपिटल एसेट नहीं होता है। तो क्या क्या एक्सक्लूजन है? पहला है एक्सक्लूजन है स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड में क्या क्या जाएगा? रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, हेल्ड फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो जो भी हम स्टॉक इन ट्रेड दैट इज रॉ मटेरियल रखते हैं बिजनेस पर्पज के लिए, उसको हम स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं और वो कैपिटल एसेट नहीं है। नेक्स्ट पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट भी कैपिटल एसेट में नहीं जाएगा, बट कुछ एक्सेप्ट कुछ जाएगा कैपिटल एसेट में, सच एज ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तो पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट में नहीं जाएगा, बट कुछ एक्सेप्शन है पर्सनल इफेक्ट का, सच एज ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, वो जाएगा कैपिटल एसेट में। नेक्स्ट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं जाएगा कैपिटल एसेट में, बट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चरल लैंड नॉट सिचुएटेड विद इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट। तो जो भी अर्बन लैंड नहीं है तो उसको रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बोलेंगे। तो जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है उसको रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बोलेंगे। तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड किसको बोलते हैं? एनी एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन एन एरिया विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड कंटेनमेंट बोर्ड। तो जो भी हमारा म्युनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड उसको बोलते हैं अर्बन एरिया, एग्रीकल्चरल लैंड या अर्बन एरिया। बट उसके साथ म्युनिसिपैलिटी एरिया और कंटेनमेंट बोर्ड के बाहर का एरिया भी ले सकते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में। तो मेनली म्युनिसिपैलिटी एरिया को अर्बन एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, लेकिन बाहर का एरिया भी ले सकते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में। तो कितने तक ले सकते हैं? तो बाहर का 2 किमी तक उसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं। यदि उसका पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, तो यदि उस एरिया का पॉपुलेशन यदि 1 लाख से ज्यादा है तो बाहर का 6 किलोमीटर तक ले सकते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड।
तो यदि पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा तो बाहर का 2 किमी से ज्यादा बट 6 किलोमीटर से कम ले सकते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। यदि उसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो बाहर का 8 किलोमीटर तक उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं। तो क्या क्या पढ़े, यदि 10,000 से ज्यादा है पॉपुलेशन, बाहर का जो पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो 2 किलोमीटर तक हम उसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं। यदि उसका पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है तो बाहर का 6 किलोमीटर तक हम उसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं। यदि उसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो बाहर का 8 किलोमीटर तक हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं। और फिर देखेंगे कि जिसको कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं, क्या है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड बाय गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो जो भी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और डिपॉजिट सर्टिफिकेट वो नहीं आएगा कैपिटल एसेट में। उसके बाद 6% गोल्ड बॉन्ड एंड 7% गोल्ड बॉन्ड और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड। तो जो भी 6% गोल्ड बॉन्ड और 7% गोल्ड बॉन्ड और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड वो भी कैपिटल एसेट में नहीं जाएगा। उसके बाद स्पेशल बियरर बॉन्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी स्पेशल बियरर बॉन्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी कैपिटल एसेट में नहीं जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसको मानेंगे, यदि सिक्योरिटीज other than a unit listed in a recognized stock exchange means listed securities or unit of UTI or unit of an equity oriented fund or zero coupon bond। तो यदि listed securities, units of UTI or unit of equity oriented fund और units of zero coupon bond, तो वहां पे तो उसका पीरियड लेंगे 12 मंथ। यदि 12 मंथ से ज्यादा है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे, यदि पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से कम है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। तो वहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ है, यदि कम है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे, यदि 12 मंथ से ज्यादा है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। उसके बाद शेयर ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मींस अनलिस्टेड शेयर। अनलिस्टेड सिक्योरिटी या शेयर के केस में देखेंगे कि 24 मंथ, यदि 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यदि 24 मंथ से कम है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। तो जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, तो वहां पे भी 24 मंथ लेंगे। 24 मंथ से ज्यादा होगा तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यदि कम होगा तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। उसके बाद एनी अदर कैपिटल एसेट, तो एनी अदर कैपिटल एसेट के केस में लेंगे कि 36 मंथ, यदि 36 मंथ से पीरियड ऑफ होल्डिंग ज्यादा है तो वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लेंगे, यदि कम है तो वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट लेंगे। तो वही बताइए नॉट मोर देन 36 मंथ। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बारे में बताया, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और कुछ ट्रांसफर ट्रांजैक्शन दिया है उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो कुछ ट्रांजैक्शन दिया है उसको नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। तो कुछ एग्जांपल दिया है वहां पे उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। पहले है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द पार्शियल और फुल्ली जो पार्टीशन ऑफ एचयूएफ जब होता है वहां पे उसको ट्रांसफर नहीं मानते हैं और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर ए गिफ्ट और विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट। तो जो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है अंडर एन विल और गिफ्ट और इरिवोकेबल ट्रस्ट, तो वहां पे उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद एनी ट्रांसफर बाय कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडियरी इंडियन कंपनी और बाय सब्सिडियरी कंपनी टू इट्स 100% होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी। तो जो भी जब ट्रांसफर होता है कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडियरी इंडियन कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी ट्रांसफर करता है टू इट्स 100% होल्डिंग इंडियन कंपनी, तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, वहां पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद एनी ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डिमर्जर टू इट्स शेयर होल्डर ऑफ द डिमर्ज कंपनी। जब कोई भी ट्रांसफर होता है शेयर्स बाय द रिजल्टिंग कंपनी टू द डिमर्ज कंपनी इन द स्कीम ऑफ डिमर्जर, तो वहां पे उसको ट्रांसफर नहीं मानते हैं और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद एनी ट्रांसफर ऑफ ए शेयर होल्डर इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन ऑफ शेयर बाय हिम टू द अमालगमेटिंग कंपनी। यदि कोई भी अमालगमेशन स्कीम के अंदर कोई भी ट्रांसफर होता है, अमालगमेटिंग कंपनी ट्रांसफर करता है, तो वहां पे ट्रांसफर नहीं मानते और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद एनी ट्रांसफर बाय एन इंडिविजुअल ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई बाय वे ऑफ रिडीम्पशन। तो यदि कोई भी इंडिविजुअल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ट्रांसफर करता है अंडर रिडीम्पशन, तो वो उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे और वहां पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद
Any transfer by way of conversion of bond, debenture, debenture stock, deposit certificate of a company into shares or debenture of that company. यदि कोई भी कंपनी ट्रांसफर करता है या कन्वर्ट करता है किसको, डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक और डिबेंचर सर्टिफिकेट इनटू शेयर्स और डिबेंचर ऑफ दैट कंपनी, तो वहां पे ट्रांसफर नहीं मानेगा और वहां पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी इनटू इक्विटी शेयर ऑफ दैट कंपनी। जब कन्वर्जन होता है प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर, तो उसको हम ट्रांसफर नहीं मानते हैं और उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इन ए ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्टगेज अंडर द स्कीम मेड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम, तो वहां पे उसको ट्रांसफर नहीं मानेगा और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कंप्लीट। नेक्स्ट हम कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, तो पहले देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे, जो भी ट्रांसफर के फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, उससे हम लेस करेंगे जो भी ट्रांसफर एक्सपेंसेस, बट वहां पे डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एसटीडी विल नॉट बी अलाउड। तो एसटीडी लेस नहीं होगा, ओनली जो भी ब्रोकरेज कमीशन लेस होगा, बट एसटीडी यदि पेड किए हैं वो अलाउ नहीं होता है, वो पीजीपीपी में अलाउ होता है। उसके बाद नेट सेल कंसीडरेशन कैलकुलेट होगा, उससे हम लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो जो भी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी है, उसको हम लेस करेंगे जो भी नेट कंसीडरेशन से। उसके बाद लेस करेंगे क्या, एग्जेम्पशन अंडर 54, 54B, 54D, 54EC, 54F। तो जो भी निकलेगा उसके बाद लेस करेंगे क्या, जो भी एग्जेम्पशन अवेलेबल होता है अंडर सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54D, 54F, तो उसको लेस करेंगे, जो भी कैलकुलेट होगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस निकलेगा, वो कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एसटीडी नॉट अलाउड, तो एसटीडी यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, वो पीजीबीपी में अलाउ होता है। तो इंडेक्सेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पहले लेंगे, उसके बाद ऊपर रहेगा जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन ऑफ द ईयर एसेट ट्रांसफर हुआ है, जिस ईयर में एसेट ट्रांसफर हुआ, नीचे रहेगा जिस ईयर में एसेट फर्स्ट हेल्ड बाय द एसेट्स और 2001-2 का व्हिचएवर लेटर। तो यदि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फर्स्ट लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू सीआईए ऑफ द एसेट ट्रांसफर ईयर का सीआईए, नीचे रहेगा सीआईए ऑफ जिस ईयर में पहले वो एक्वायर किया था और 2001 और 2 का जो भी एफएमबी उसका व्हिचएवर इज हायर, उसका वैल्यू लेंगे सीआईए लेंगे। तो जो भी कैलकुलेट होगा उसको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं, और ऐसे ही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा। उसके बाद बेनिफिट of indexation will however not available in respect of long term capital gain from transfer of bond or debenture। तो यदि हम बॉन्ड एंड डिबेंचर कोई भी ट्रांसफर करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो वहां पे इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं होता है। तो यदि बॉन्ड एंड डिबेंचर ट्रांसफर करते हैं उसका इंडेक्सेशन नहीं होगा, बट टू केस में इंडेक्सेशन होगा, सच एज कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। तो मेनली जब बॉन्ड और डिबेंचर जब ट्रांसफर होता है वहां पे इंडेक्सेशन नहीं होता है, बट जब कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड ट्रांसफर होता है एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, तो वहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल है। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट है, पहले लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, उसे लेस करेंगे जो भी ट्रांसफर एक्सपेंसेस सच एज ब्रोकरेज और कमीशन जो भी है उसको लेस करेंगे, बट एसटीडी नहीं अलाउ होगा। उसके बाद नेट सेल कंसीडरेशन कैलकुलेट होगा, उससे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करेंगे। यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। और एग्जेम्पशन जो भी एग्जेम्पशन मेनली यहाँ पे दो एग्जेम्पशन मिलता है, 54B मिलता है, 54D मिलता है, और जो 54EC, 54, 54F वो अवेलेबल नहीं होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में। तो जो भी कैलकुलेट होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। उसके बाद और कुछ स्पेशल प्रोविजन देखेंगे। तो पहला स्पेशल प्रोविजन अंडर सेक्शन 50 सेक्शन में देखेंगे क्या है स्पेशल प्रोविजन। Any income from any transfer of depreciable assets is deemed to be capital asset arising from short-term capital asset irrespective of the period of holding। तो यदि कोई भी depreciable asset हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको ऑलवेज लेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उससे एराइज होगा, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। यदि कोई भी depreciable asset ट्रांसफर करते हैं उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। और irrespective of the period of holding, period of holding जितना हो से कोई भी मतलब नहीं है, वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। उसके बाद स्लम सेल, ये तो आईपीसी में नहीं आता है लेकिन आपके कोर्स में है और ये इंपॉर्टेंट भी है। जब हम कैपिटल गेन और स्लम सेल में क्या होता है, तो स्लम सेल में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनी प्रॉफिट और गेन एराइजिंग फ्रॉम स्लम सेल
affected in the previous year shall be chargeable to income tax as capital gain arising from transfer of capital assets shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place. तो जिस साल में ट्रांसफर होता है कोई भी यूनिट ऑफ ए बिजनेस उस साल का स्लम सेल का कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। तो जिस साल में ट्रांसफर टुक प्लेस होता है उस साल में हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। और where the undertaking is transferred under slum sale is held for more than 36 months, the resultant gain is long-term capital gain. However, no index benefit is available if the undertaking is less than 36 months. The resulting gain is short term. तो यदि वो जो यूनिट यदि हम ट्रांसफर किए उसको यदि होल्ड किए हैं 36 मंथ से ज्यादा तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। यदि 36 मंथ से कम होल्ड किए हैं उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। और वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नेटवर्क इज डीम्ड टू बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो जो भी नेटवर्क है उस यूनिट का उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मानेंगे। और नेटवर्क कैसे कैलकुलेट होगा? shall be aggregate value of the asset minus value of liability such undertaking as per books of account। तो नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी वैल्यू ऑफ एसेट है माइनस जो भी लाइबिलिटी है उसको लेस करेंगे तो वो वैल्यू ऑफ नेटवर्थ कैलकुलेट हो जाएगा और वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट लेंगे। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा? तो ये सेल कंसीडरेशन माइनस नेटवर्थ। तो सेल कंसीडरेशन से नेटवर्थ लेस करेंगे तो कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगा। इस जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट में वुड बी एग्रीगेट द फॉलोइंग। तो रिटन डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। तो डेप्रिसिएबल एसेट के लिए रिटन डाउन वैल्यू डब्ल्यूडीवी लेंगे और नील लेंगे इन केस ऑफ एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच होल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑलरेडी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 3580। तो यदि कोई भी एसेट ऑलरेडी हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 3580 ऑलरेडी अवेलेबल कर चुके हैं उसका वैल्यू नील लेंगे। उसके बाद बुक वैल्यू ऑफ अदर एसेट। तो अदर एसेट के लिए बुक वैल्यू लेंगे। तो डेप्रिसिएबल एसेट के लिए डब्ल्यूडीवी लेंगे। जो भी एसेट हम ऑलरेडी 3580 में 100% डिडक्शन ले चुके हैं उसका वैल्यू नील लेंगे और जो भी अदर एसेट के लिए बुक वैल्यू लेंगे। और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट शैल बी इग्नोर्ड फॉर कंप्यूटिंग नेटवर्थ। तो जो भी एसेट का रिवैल्यूएशन इफेक्ट उसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद 50C। तो 50C कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो 50C जब हम कोई भी एसेट ट्रांसफर करते हैं एसटीबी से कम वैल्यू से तो वहां पे 50C से उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? यदि एसटीबी एक्चुअल कंसीडरेशन से ज्यादा है, यदि एसटीबी एक्चुअल कंसीडरेशन से 110% ज्यादा है तो वहां पे एसटीबी का वैल्यू लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। यदि 110% से कम है एसटीबी से तो वहां पे हम लेंगे उसका एक्चुअल कंसीडरेशन जो भी है उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे। यदि वैल्यूएशन ऑफिसर को वो केस रेफर किया है तो वहां पे देखेंगे कि जो भी वैल्यू डिटरमाइन करेगा वैल्यूएशन ऑफिसर और दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो भी हायर होगा, यदि वैल्यूएशन ऑफिसर का जो अमाउंट ज्यादा होता है एसटीबी से तो वहां पे एसटीबी का वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे। यदि वैल्यूएशन ऑफिसर का अमाउंट कम है एसटीबी से वहां पे वैल्यूएशन ऑफिसर जो भी अमाउंट कैलकुलेट किया है उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे। तो यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है एक्चुअल कंसीडरेशन वहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है एक्चुअल कंसीडरेशन 110% से तो वहां पे हम एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे। यदि एक्चुअल कंसीडरेशन ज्यादा है एसटीबी से वहां पे एक्चुअल सेल कंसीडरेशन इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। यदि वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया है तो वैल्यूएशन ऑफिसर जो भी अमाउंट कैलकुलेट किया है वो यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे। यदि वैल्यूएशन ऑफिसर जो भी अमाउंट असर्टेन किया है वो यदि कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से तो वहां पे वैल्यू असर्टेन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर जो भी अमाउंट कैलकुलेट किया है उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मानेंगे। नेक्स्ट उसके बाद 50CA। तो 50CA क्या बताता है? फेयर मार्केट वैल्यू डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑन लिस्टेड शेयर्स इन सर्टेन केस। तो हम एफएमबी लेंगे कुछ केस में जहां पे हम ट्रांसफर करते हैं ऑन लिस्टेड शेयर तो वहां पे हम एफएमबी लेंगे उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो क्या है? if the consideration received or accruing as a result of transfer of unquoted means unlisted shares is less than FMB of such shares determined in the prescribed manner, the provision of this section would not however be applicable in case of consideration received or accruing as a result of transfer of such class of person and subject to such condition as may be prescribed। तो वहां पे हम FMB such shares shall be determined by the manner would be deemed to be the full consideration। यदि अनलिस्टेड शेयर का वैल्यू यदि ट्रांसफर किए ट्रांसफर प्राइस यदि एफएमडी से कम है वहां पे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एफएमडी को लेंगे। उसके बाद 50D। तो फेयर मार्केट वैल्यू डीम्ड टू बी द फुल कंसीडरेशन ऑफ कंसीडरेशन इन सर्टेन केस।
where the consideration received or accruing are a result of transfer of a capital asset by an assessee is not acceptable or cannot be determined. यदि कोई भी एसेट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल एसेट, उसका जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमको पता नहीं या वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वहां पे हम उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफएमबी लेंगे। तो एफएमबी ऑफ द शेयर ट्रांसफर एट द रेट ऑफ ट्रांसफर वुड बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो एफएमबी लेंगे उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद एडवांस मनी फॉरफिटेड, यदि एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द असेसी हिमसेल्फ बिफोर 1/4/2014, तो वहां पे हम उसका वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करेंगे, उसके बाद इंडेक्सेशन करेंगे। यदि एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द असेसी हिमसेल्फ आफ्टर 1/4/2014, तो वहां पे हम एडवांस मनी जो भी मिले वो आईएफएस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यही बताया है कि where assessee received any advance money earlier occasion of transfer of asset, they could not be effected due to failure of negotiation, then the advance money forfeited by the assessee reduced from the cost of acquisition। यदि बिफोर 1/4/2014 से पहले, तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस होगा, उसके बाद डिडक्शन जो इंडेक्सेशन होगा, उसके बाद इंडेक्सेशन होगा। यदि एडवांस मनी रिसीव्ड और फॉरफिटेड आफ्टर 1/4/2014, तो वो टैक्सेबल होगा अंडर आईएफएस, तो वो आईएफएस में टैक्सेबल होगा। उसके बाद ट्रिपल वन है। तो ट्रिपल वन है क्या है? टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑन व्हिच एसटीटी पेड। Any short-term capital gain on transfer of equity share or unit of equity-oriented fund shall be taxable at the rate of 15% if STT paid। तो STT paid होगा तो 15% टैक्स लगेगा। In case of resident individual and HUF, the short-term capital gain shall be reduced। The unadjusted basic exemption in the balance shall be taxed 15%। तो यदि कोई भी बैलेंस है हमारा जो बेसिक एग्जेम्पशन में ऑन एडजस्टेड, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद जो भी बैलेंस रहेगा वो 15% से टैक्सेबल हो जाएगा। एंड नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा। तो चैप्टर 6 से का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा इससे। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन arising from the transaction undertaken in foreign currency on a recognized stock exchange located in International Financial Service Center (IFSC) would be taxable at the concessional rate of 15% even when STT is not paid in respect of such transaction। तो यदि हमारा कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है, तो वहां पे एसटीटी ना पेड करने से भी चल जाएगा। वहां पे 15% लगेगा। एसटीटी पेड किया है तो चलेगा, नहीं किया है तो चलेगा, वहां पे 15% मिल जाएगा यदि कोई भी हम ट्रांसफर करते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो आईएफसी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है। नेक्स्ट 112 क्या बताता है? टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा? तो एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन on other than long term capital gain taxable under 112 shall be liable to tax at the rate of 20%। तो एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो वहां पे 20% टैक्सेबल हो जाएगा। अदर देन जो कि 112 में टैक्सेबल होता है, उसको छोड़कर भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है वहां पे 20% से टैक्सेबल हो जाएगा। यदि रेसिडेंट इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई भी जो भी बेसिक एग्जेम्पशन का जो भी अनएडजस्टेड पार्ट है, तो उससे पहले लेस होगा जो भी हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी बैलेंस रहेगा वो 20% से टैक्सेबल हो जाएगा। और यदि कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड शैल बी चार्जेबल 10% computed without indexation और 20% availing benefit of indexation whichever is more beneficial to assess। यदि हम कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे हमको अदर देन जो कि सिक्योरिटीज और जीरो कूपन बॉन्ड, तो वहां पे हमको दो बेनिफिट मिलता है। यदि हम इंडेक्सेशन करते हैं तो वहां पे 20% टैक्स देना पड़ेगा। यदि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते हैं तो वहां पे 10% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद यदि कोई भी नॉन कॉर्पोरेट और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी कैपिटल गेन arising in any transfer of a capital asset being an unlisted securities or share of a closely held company shall be chargeable to tax at the rate of 10% without giving effect of indexation and second proviso 248 of currency conversion under first proviso is not available। तो यदि कोई भी नॉन कॉर्पोरेट या फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट कोई भी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट करता है, तो वहां पे 10% टैक्सेबल होता है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यही बताया। और यहाँ पे चैप्टर 6 का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे चैप्टर 6 का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। उसके बाद 112 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। तो 112 ये अमेंडमेंट आया था 2 साल पहले, ये इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सर्टेन एसेट। तो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म एसेट ऑन सर्टेन केसेस सच एज any long-term capital gain exceeding 1 lakh on transfer of equity share or units of equity-oriented fund or units of business trust liable to 10% on capital gain if the securities transaction tax is paid on acquisition and sale of equity share and such sale
केस ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट। तो यदि हम कोई भी ट्रांसफर किए हैं क्या इक्विटी शेयर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट यदि ट्रांसफर करते हैं एंड उसका सेल एंड परचेज के ऊपर हम एसटीडी पेड की हैं तो वहां पे 10% टैक्स रेट लगेगा जो भी इन एक्सेस ऑफ 1 लाख ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो एक्सेस ऑफ 1 लाख जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। और यदि इंडिविजुअल का कोई भी रह जाता है ऑन एग्जिस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो उससे पहले जो भी बैलेंस है जो भी अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके साथ सेटअप होगा जो भी बैलेंस रहेगा वो 10% से टैक्सेबल होगा इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। उसके बाद चैप्टर 6 का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है एंड रिबेट यहाँ पे नहीं मिलता है। ये आ सकता है यहाँ पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A रिबेट नहीं मिलता है यहाँ पे। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख फ्रॉम अराइजिंग transaction undertaken in a recognized stock exchange located in international financial service center IFC would be taxable at a concessional rate 10% whether or not हम उसके एसटीडी नहीं पेड किए। तो हम जो हमारा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफसी तो वहां पे यदि एसटीडी पेड किए या ना किए तो वहां पे 10% में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद सर्टेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर्टेन केस में कैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे अंडर सेक्शन 55। तो पहले जो भी गुडविल ऑफ बिजनेस ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम तो जो भी हम गुडविल ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम जब ट्रांसफर करते हैं तो सेल्फ जनरेटेड है तो वहां पे नील लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यदि एक्वायर्ड किए हैं प्रीवियस ईयर में मींस परचेज किए हैं जो भी परचेज प्राइस उसको लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पे नील लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पे नील लेते हैं। उसके बाद बोनस शेयर तो बोनस शेयर यदि बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1/4/2001 यदि बोनस शेयर हम एक्वायर्ड किए हैं बिफोर 1/4/2001 के बिफोर तो एफएमबी आज 1/4/2001 यदि बिफोर एक्वायर्ड किए हैं 1/4/2001 का तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का वैल्यू लेंगे 1/4/2001 का जो भी एफएमबी है। यदि बोनस शेयर आफ्टर ऑन और आफ्टर 1/4/2001 के आफ्टर यदि एक्वायर्ड किए हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील लेंगे। उसके बाद राइट शेयर तो राइट शेयर के केस में क्या लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी ओरिजिनल शेयर व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ द बेसिक एंटाइटलमेंट ऑफ राइट ऑफ शेयर तो जो भी ओरिजिनल शेयर के लिए उसका एक्चुअल अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग द ओरिजिनल शेयर लेंगे। तो जो भी ओरिजिनल शेयर के लिए जो भी एक्चुअल अमाउंट पेड किए हैं जो भी राइट शेयर सब्सक्राइब फॉर बाय द आरसीसी जो भी राइट शेयर सब्सक्राइब किया है आरसीसी राइट शेयर के लिए जो भी अमाउंट पेड किया है आरसीसी उसको लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और जो भी राइट एंटाइटलमेंट जो राइट एंटाइटलमेंट जिसको हम और किसी के फेवर में ट्रांसफर करते हैं तो उसका वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील लेंगे क्योंकि हम कुछ भी पेड नहीं करते हैं उसके लिए हम उसको बस ट्रांसफर कर देते हैं तो उसका वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेते हैं। उसके बाद जो भी राइट शेयर जब परचेज करता है कोई भी पर्सन तो राइट एंटाइटलमेंट जब कोई भी पर्सन परचेज करता है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है तो ये जो ओरिजिनल शेयर होल्डर को जो भी अमाउंट पेड करता है प्लस कंपनी को जो भी पेड करता है इसको ऐड करेंगे तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसके लिए परचेज प्राइस जो अमाउंट पेड किया है वो प्लस अमाउंट पेड टू कंपनी फॉर अलॉटमेंट ऑफ राइट शेयर तो अमाउंट ऑफ जो भी कंपनी को पेड किया प्लस जो भी ओरिजिनल शेयर होल्डर को जो भी अमाउंट पेड किया है उसको लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल केस में क्या लेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल केस में क्या लेंगे जो कि इक्विटी शेयर ऑन व्हिच एसटीडी पेड at the time of purchase or transfer or unit of equity oriented fund or unit of business trust on which STD paid at the time of transfer acquired before 1st February 2018। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे जो भी इक्विटी शेयर हम एसटीडी पेड किए हैं एट द टाइम ऑफ बोथ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर एंड कोई भी इक्विटी यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो भी एसटीडी पेड किए हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर which is acquired before 1st February 2018 से पहले जो भी एक्वायर्ड किए उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे। तो पहले कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर्वे हायर ऑफ कंपेयर करेंगे किसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और दो चीज को हम कंपेयर करेंगे जो भी लेस रहेगा उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ कंपेयर करेंगे जो भी हाई होगा उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। तो लोअर ऑफ एफएमबी आज ऑन 31 जनवरी 2018 और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इसको कंपेयर करेंगे जो भी लोअर होगा उसको हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ तो जो भी हायर होगा उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है कि कॉस्ट ऑफ एसेट ऑफ द आरसीसी और एफएमबी आज ऑन 1/4/2001 एट द ऑप्शन ऑफ द आरसीसी लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एसेट टू द आरसीसी क्या लेंगे जो भी एफएमबी यदि कोई भी एसेट एक्वायर्ड किए हैं बिफोर 1/4/2001 से पहले तो उसका कॉस्ट ऑफ एसेट क्या लेते हैं एफएमबी आज ऑन 1/4/2001। बट यदि कोई भी कैपिटल एसेट उसका यदि यह है एसटीपी तो एसटीपी से कम होना चाहिए उसका वैल्यू। However, in case of capital asset being land and building, FMB as on 1/4/2001 shall not be exceed the stamp duty value as on 1/4/2001।
यदि कोई भी एसेट का एसटीपी ऑलरेडी 1 फॉर 2001 में दिया है तो उसका वैल्यू से कम होना चाहिए। जो भी हमारा जो एफएमबी आज 1 फॉर 2001 वो एसटीपी ऑफ 1 फॉर 2001 से कम होना चाहिए। तो जो भी लोअर होगा उसको हम मानेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आज 1 फॉर 2001। उसके बाद any other asset where such asset become the property of the assessee before 1 for 2001 से पहले कोई भी asset यदि assessee का है तो वहां पे where the capital asset become the property of the asset by way of distribution of asset of the total partition of HUF under a gift or will by succession or inheritance or distribution of asset liquidation of a company etc. the capital asset become the property of the previous owner because before 1 for 2001 यदि की है तो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर कैन नॉट बी एसेट। यदि कोई भी एसेट ट्रांसफर हुआ है बिफोर 1 फॉर 2001 तो केस सेम होगा। जो भी हम कंपेयर करेंगे पहले लोअर कंपेयर करेंगे, लोअर क्या है एफएमबी और सेल कंसीडरेशन, व्हिच एवर लोअर उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा उसको हम लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद यदि कोई भी एसेट हम एक्वायर किए हैं 1 फॉर 2001 से पहले यदि उसका एसटीपी ऑन 1 फॉर 2001 में है तो जो एफएमबी ऑन 1 फॉर 2001 कम होगा एसटीपी से, एसटीपी ऑन 1 फॉर 2001 से कम होना चाहिए। तो यही दिया है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन सर्टेन केसेस लेंगे। तो गुडविल ऑफ ए बिजनेस राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस पैटेंट कॉपीराइट तो उसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं लेंगे। उसके बाद इन रिलेशन टू एनी अदर एसेट तो अदर एसेट का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना लेंगे, ऑल expenditure incurred in making addition or alteration of capital asset on or after 2001 by the assessee after it become his property or by the previous owner in case of where assessee acquired the property specified under 41। तो ओनली जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1 फॉर 2001 के बाद जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हुआ है उसको हम लेंगे। यदि आरसीसी किया है या कोई भी प्रीवियस ओनर किया है तो उसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में लेंगे। तो 1 फॉर 2001 से पहले यदि कोई भी इंप्रूवमेंट हुआ है उसको नहीं लेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में। उसके बाद कुछ एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 10, कैपिटल गेन में कुछ एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 10। तो क्या क्या एग्जेम्पशन है, पहला है एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ए ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग ए यूनिट ऑफ ए यूटीआई। तो यदि कोई भी यूनिट ऑफ यूटीआई यदि ट्रांसफर करते हैं जो कैपिटल गेन होता है उसको एग्जेम्पशन अवेलेबल है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद एनी ट्रांसफर by any individual or HUF owns urban agricultural land being used for agricultural purpose for a period 2 years immediately preceding the date of transfer by such individual or parent or by HUF, such HUF. The same compulsory acquired by the law for a consideration for such transfer is determined or approved by the central government by RBI. The resultant capital will be exempt provided the compensation of consideration for such transfer is received after 1 for 2001। यदि कोई भी एग्रीकल्चरल अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड यदि कोई भी कंपल्सरी एक्विजिशन करता है गवर्नमेंट एंड जो एग्रीकल्चरल लैंड उसको मिनिमम 2 ईयर तक हम एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किए हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगता है। बट ये जो एक्विजिशन करता है वो 1 फॉर 2004 के बाद होना चाहिए। उसके बाद एनी ट्रांसफर अमाउंट रिसीव्ड बाय सीनियर सिटीजन एज ए लोन आइदर लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट in a transaction of reverse mortgage will be exempt from income tax। यदि कोई भी अमाउंट ऑफ रिसीव करता है सीनियर सिटीजन अंडर स्कीम ऑफ रिवर्स मॉर्गेज तो वहां पे यदि कोई भी अमाउंट ऑप्शन या और इन इंस्टॉलमेंट रिसीव करता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, एग्जेम्पशन अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन अंडर कैपिटल गेन अवेलेबल है सच एज सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F। ये सब सेक्शन का जो भी एग्जेम्पशन अवेलेबल है कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो जो एग्जेम्पशन है उसको हम डिस्कशन करेंगे। पहले देखें 54F में, 54F में क्या देखेंगे, यदि कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ ट्रांसफर करता है रेसिडेंशियल हाउस तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है। और अदर कंडीशन क्या है, अदर कंडीशन क्या है, इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो वो जो इनकम वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होना चाहिए। यदि कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ ट्रांसफर करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो उसको वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए यूज करना चाहिए। तो वहां पे तो जो भी कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्प्ट होगा यदि वो किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, 1 रेसिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया और 2 रेसिडेंशियल हाउस यदि उसका इनकम यदि कैपिटल गेन से लेस देन 2 करोड़ होना चाहिए। तो यदि कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ ट्रांसफर करता है कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी तो वो परचेज क्या करना चाहिए, 1 या 2 रेसिडेंशियल हाउस परचेज करना चाहिए। और 2 कहाँ पे परचेज कर सकता है, यदि उसका कैपिटल गेन का इनकम 2 करोड़ से कम है तो वहां पे ये एग्जेम्पशन अवेलेबल है। और क्या है, टाइम पीरियड कितने टाइम के अंदर उसको परचेज या कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, यदि परचेज करना चाहिए बिफोर 1 ईयर और
विद इन 2 ईयर, और यदि कंस्ट्रक्शन करना चाहता है 3 ईयर से पहले कंस्ट्रक्शन करना चाहिए तो वहां पे एग्जाम्पशन अवेलेबल है। तो परचेज के टाइम 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर, और कंस्ट्रक्शन के लिए विद इन 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। और अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, जो भी कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस और टू हाउस आज दी केस में एमपी और दी कैपिटल गेन विच एवर इज लोन, तो कितना मिलेगा एग्जाम्पशन, जो भी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और टू न्यू एसेट और टू कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, उसको उतना एग्जाम्पशन अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद 54B, 54B किसको अवेलेबल होता है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को अवेलेबल होता है जब वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर करता है। यदि वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर करता है तो लैंड शुड बी, अदर कंडीशन क्या है, लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस बाय द असेसी और हिज पेरेंट और एचयूएफ फॉर 2 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। मिनिमम 2 साल उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, असेसी हिमसेल्फ और हिज पेरेंट्स और मेंबर ऑफ एचयूएफ। तो वहां पे वो इन्वेस्ट क्या करेगा, किसमें करेगा, लैंड फॉर बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस या अर्बन या रूरल। तो वो परचेज करना चाहिए क्या, एग्रीकल्चरल लैंड, आइदर अर्बन और रूरल, वो एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करना चाहिए। तो वहां पे रिडक्शन मिल जाएगा। कितने साल के अंदर उसको परचेज करना चाहिए, परचेज विद इन ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। उसको 2 ईयर के अंदर उसको परचेज करना चाहिए, वो भी जो एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। कितना मिलेगा, कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोन। तो कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, जो भी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, जो एग्रीकल्चरल लैंड और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोन, उसको उतना एग्जाम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे 54D, 54D एनी एसेसी को मिलता है। तो 54D अवेलेबल एनी एसेसी किसके ऊपर मिलता है, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। यदि लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, यदि वो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको जब ट्रांसफर करेंगे जो भी कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर एग्जाम्पशन मिलेगा। यदि वो कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करता है, राइट इन लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग यदि परचेज करेगा उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और वो जो लैंड एंड बिल्डिंग उसको 2 साल तक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए यूज होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 ईयर्स इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए यूज होना चाहिए। और परचेज कितने ईयर के अंदर करना चाहिए, तो परचेज और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो यदि परचेज या कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जो भी न्यू लैंड और बिल्डिंग, लैंड तो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा विद इन 3 ईयर के अंदर, और परचेज होना चाहिए विद इन 3 ईयर के अंदर। परचेज करेगा तो उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, जो भी कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड और बिल्डिंग और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोन। तो जो भी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोन, उतना उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट 54EC, 54EC क्या है, किसको मिलता है, एनी एसेसी, एनी एसेसी को मिलता है जब लैंड और बिल्डिंग बोथ ट्रांसफर करता है बीइंग ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जब लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करता है तो वहां पे मिलता है, किस पे परचेज करेगा, बॉन्ड और बॉन्ड ऑफ NHAI RECL और एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय CG में करेगा, जो कि रिडीमेबल होना चाहिए आफ्टर 5 ईयर्स। तो जो भी रिडीमेबल होना चाहिए आफ्टर 5 ईयर, तो किसमें करेगा, बॉन्ड ऑफ NHAI और RECL और एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रिडीमेबल होना चाहिए 5 साल के अंदर। और वो कितने साल के अंदर परचेज करेगा या इन्वेस्ट करेगा, परचेज विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 6 मंथ के अंदर उसको, जो भी डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 मंथ के अंदर उसको परचेज करना पड़ेगा। और कितना अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन मिलेगा, कैपिटल गेन और द अमाउंट इन्वेस्टेड स्पेसिफाइड बॉन्ड व्हिच एवर इज लोन। तो जो भी कैपिटल गेन और जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया व्हिच एवर इज लोन, बट मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है और परचेज कर सकता है, 50 लाख। तो मैक्सिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द कैपिटल गेन इन ए फाइनेंशियल ईयर इज 50 लाख। तो 50 लाख तक कर सकता है मैक्सिमम। उसके बाद 54F, उसके बाद 54F ये अवेलेबल होता है इंडिविजुअल या एचयूएफ को जब कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, जब कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफर करता है तो वहां पे लगता है इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर। एडिशनल कंडीशन क्या है, ओएससी शुड नॉट हैव मोर देन वन और मोर रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ओएससी का वन से मोर देन रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। और ही शुड नॉट परचेज विद इन 2 ईयर और 3 ईयर, construct within 3 years after the date of transfer another residential house। तो वो परचेज या कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए विद इन 3 ईयर इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन और 2 ईयर इन केस ऑफ परचेज। कोई भी हाउस नहीं परचेज या कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, तो वहां पे उसको मिलेगा ये वाला एग्जेम्पशन। तो किसमें इन्वेस्ट करेगा, वन रेसिडेंशियल हाउस परचेज करना पड़ेगा इंडिया में जो कि सिचुएटेड है। तो इन्वेस्ट किसमें कर सकता है, वन रेसिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया। कितने पीरियड के अंदर, वो परचेज विद इन 1 ईयर
बिफोर और आफ्टर 2 ईयर करना चाहिए, और कंस्ट्रक्ट के केस में 3 इयर्स के अंदर उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए ऑन द डेट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। यदि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट ज्यादा है नेट कंसिडरेशन से, वहां पे पूरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। यदि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कम है जो भी नेट कंसिडरेशन से, वहां पे प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। यदि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट लेस देन नेट सेल कंसिडरेशन, वहां पे प्रोपोर्शनेटली कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा। तो यहाँ पे आपका पूरा कैपिटल गेन कंप्लीट हुआ। अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपका पूरा हो जाएगा एकदम अच्छे से।